नमस्कार, स्वागत है आपका कक्षा 10वीं एनसीईआरटी के इतिहास के अध्याय भूमंडलीकृत विश्व का बनना उसके इस दूसरे वीडियो में। इससे पहले वीडियो में हमने संपूर्ण विश्व के इस एकीकरण का जो एक दौर चला जिसे हमने वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण के नाम से समझा, किस प्रकार आर्थिक सांस्कृतिक कारणों से दुनिया के अलग अलग देश एक दूसरे के इतना नजदीक आने लगे कि जिसके लिए कहा जा सकता है कि दुनिया 16वीं शताब्दी के बाद सिकुड़ने लगी थी। दुनिया के अलग अलग देश एक दूसरे के नजदीक आने लगे थे और एक देश की आवश्यकता, एक देश की मांग पूर्ति उसने दुनिया के लगभग सभी देशों को किस प्रकार प्रभावित करना और प्रारंभ कर दिया। इस बात को समझने के लिए हमने पिछले वीडियो में इंग्लैंड का एक उदाहरण लिया था कि किस प्रकार इंग्लैंड की जो जनसंख्या है वो बहुत तेज गति से इस दौरान बढ़ने लगी और जनसंख्या वृद्धि के साथ भोजन की मांग, खाद्य पदार्थों की मांग में भी वृद्धि हुई और इस खाद्य आपूर्ति को करने के लिए, उनका पेट भरने के लिए दुनिया के लगभग सभी देशों में, पूर्वी यूरोप से लेकर अमेरिका तक, ऑस्ट्रेलिया तक, नए नए जंगलों को काटा जाने लगा और उन जंगलों को काटकर उस पर खेती की जाने लगी ताकि इंग्लैंड सहित यूरोप का पेट भरा जा सके। और इस कारण से ये जो दौर चला जब खेती किसानों के द्वारा ना होकर मजदूरों के द्वारा किया जाने लगी और कहीं और खेती करवाकर किन्हीं और देशों की आवश्यकताएं पूर्ति होने लगी, इस सारे सिस्टम ने, इस सारी प्रक्रिया ने एक वैश्विक कृषि व्यवस्था को जन्म दिया। वैश्विक कृषि व्यवस्था मतलब क्या? तो ये जो इंग्लैंड की कथा हमने पढ़ी कि इंग्लैंड के अंदर खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी, इतनी अधिक बढ़ गई कि वहां लोकल लेवल पर और खेती करवाकर जो खाद्य का प्रोडक्शन होता था, खाद्य उत्पादन होता था, उसकी कीमतें बाहर से खरीदी गए खाद्य पदार्थों की तुलना में कम होती थी। तो इस कारण से जो बाहर से खाद्य पदार्थ इंग्लैंड खरीद रहा था वो लोकल लेवल पर उसका प्रोडक्शन करने पर वो बहुत महंगा उनके लिए पड़ रहा था और इसलिए कहीं और खेती करवाकर इंग्लैंड के जो भूख थी, इंग्लैंड के पेट को भरने के लिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में खेती का यह काम प्रारंभ हुआ। उसको कहा गया वैश्विक कृषि व्यवस्था। विशेष रूप से 1890 तक आते आते संपूर्ण दुनिया में ये एक वैश्विक कृषि व्यवस्था ने जन्म लिया। इस वैश्विक कृषि व्यवस्था की जो प्रमुख विशेषताएं थी, उन विशेषताओं को हम यहां देख रहे हैं। क्या व्यवस्थाएं इस कृषि व्यवस्था में की गई? तो सबसे पहली बात तो इस वैश्विक कृषि व्यवस्था के अंदर हमको श्रम का विस्थापन, पूंजी का प्रवाह और तकनीक में गहरे परिवर्तन, ये हम इस वैश्विक कृषि व्यवस्था में देख सकते हैं जो 1890 के बाद दुनिया में उत्पन्न हुई। श्रम का विस्थापन आपने समझा, एक स्थान से लोगों को लाकर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के तहत वहां से लोगों को लाकर और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और उन सब देशों में जहां जंगल थे उससे पहले उन जंगलों को काटकर खेती करवाई जाने लगी और श्रमिकों का विस्थापन जगह जगह से लाकर लोगों को वहां श्रम के लिए विस्थापित किया जाने लगा। अब जब श्रमिकों को लाया गया तो फिर उनको बसाने के लिए नए घरों का निर्माण, नई बस्तियों का निर्माण, खेतों से सामान को लेकर लाने ले जाने के लिए रेलवे और बंदरगाहों का निर्माण, इस प्रकार इन सब कामों को करने के लिए पूंजी का भी प्रवाह हुआ लंदन के बड़े बड़े शहरों से और पैसा जो है वो इन सब देशों की तरफ, इन सब व्यवस्थाओं को स्थापित करने के लिए पैसे का भी प्रवाह हुआ। तकनीक में बहुत गहरा परिवर्तन इस वैश्विक कृषि व्यवस्था के कारण से हमको आता हुआ दिखाई देता है। जब रेलवे के जो नेटवर्क्स हैं, रेलवे के जाल जो हैं वो बड़ी मात्रा में बिछा दिए गए, साथ ही साथ जो जहाजों की क्षमताएं थी उन जहाजों की क्षमता विकसित हो गई, खेती करने के नए नए उपकरण सामने आने लगे। तो इस प्रकार तकनीक में भी इस वैश्विक कृषि व्यवस्था के कारण से बहुत बड़े परिवर्तन हो गए। तो ये जो वैश्विक कृषि व्यवस्था की प्रमुख व्यवस्थाएं हम पढ़ रहे हैं, इस व्यवस्था की जगह हम इसको विशेषता शब्द यहां पर इस्तेमाल कर लेते हैं। विशेषता, वैश्विक कृषि व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं, ये हम यहां पर, ये शब्द ज्यादा उपयोग रहेगा। तो वैश्विक कृषि व्यवस्था की
पहली जो विशेषता हमने पढ़ी, श्रम का विस्थापन, अर्थात श्रमिकों को एक स्थान से उठाकर उन जगहों पर ले जाया गया जिन जगहों पर नए खेतों का निर्माण किया गया था इंग्लैंड की भूख को मिटाने के लिए। और जब वो गए तो उनको रहने करने के लिए, खेतों को डेवलप करने के लिए, जंगल की कटाई के लिए, रेलवे जहाजों के यातायात के साधन विकसित करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए था। वो पैसा भी और पैसे का भी प्रवाह हुआ। तकनीक में भी गहरे परिवर्तन इस वैश्विक कृषि व्यवस्था के कारण से आए। एक सबसे बड़ा परिवर्तन जो इस वैश्विक कृषि व्यवस्था ने कर डाला वो कि अब जो भोजन है वो भोजन निकट के किसी गांव से इंग्लैंड तक नहीं पहुंच रहा था। अब ये भोजन दूर दराज के हजारों मील दूर से ये खाद्य पदार्थ, ये खाद्यान्न का उत्पादन करके हजारों मील दूर से इंग्लैंड में ले जाया जा रहा था। तो सामान्यतया जो कोई भी देश होता है, हमने पहले भी बात की कि वो खाद्य के मामले में नियरेस्ट जो आसपास से हो सकता है, जो उसके देश में हो सकता है, उसी पर निर्भर रहता है। लेकिन इंग्लैंड के कारण से उत्पन्न हुई ये वैश्विक कृषि व्यवस्था, इसने इस चीज को बिल्कुल बदल दिया। अब भोजन आसपास के निकट के गांवों से नहीं, अपितु हजारों मील दूर से सफर करके जहाजों और रेलवे के माध्यम से वो पहुंच रहा था यूरोप तक या इंग्लैंड तक। तीसरा, इस वैश्विक कृषि व्यवस्था ने जो परिवर्तन किया वो जंगल जो थे, बड़े बड़े जंगलों को काट कर उनको खेतों में बदल दिया गया। नवी कक्षा की अगर आपने एनसीईआरटी की ही किताब पढ़ी है तो आपको एक पूरा चैप्टर में एक टॉपिक था, ब्रेड बास्केट टू डस्ट बाउल। किस तरीके से अमेरिका जो है वो दुनिया की खाद्यान्न की टोकरी से धूल का कटोरा बन गया। ये एक कहानी आपने 9th क्लास के एनसीईआरटी की बुक में पढ़ी होगी। तो वो क्या था? वो यही तो था, अमेरिका जिसकी नई नई खोज, जिसको हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया है, नई नई खोज हुई। उस खोज से पहले अमेरिका दुनिया से बिल्कुल अछूता था। अपने प्राकृतिक संसाधन, अपने प्राकृतिक जो अवस्थाएं थी उसमें बिल्कुल सुरक्षित, दुनिया से अनटच्ड, जो बिल्कुल अकेला। लेकिन जैसे उसकी खोज हुई तो ये जो इंग्लैंड की भूख को मिटाने के लिए, उसका पेट भरने के लिए, जब अमेरिका के अंदर जो बड़े बड़े जंगल थे, केवल अमेरिका ही नहीं तो अफ्रीका की कहानी ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया की कहानी ले लीजिए, लगभग सभी जगह पर एक ही जैसे घटनाक्रम घटे और बड़े बड़े जंगलों को काटकर वहां पर उन जंगलों को खेतों में बदला जाने लगा। ये एक विशेष बात इस वैश्विक कृषि व्यवस्था की थी। फिर चौथी जो विशेषता थी इस वैश्विक कृषि व्यवस्था की वो ये थी कि इस व्यवस्था में, इस कृषि व्यवस्था में कृषि किसान नहीं कर रहे थे। किसान अपनी जमीनों पर खेती नहीं कर रहे थे, बल्कि खेती किनके द्वारा करवाई जा रही थी? जगह जगह पर एग्रीमेंट के तहत उठाकर लाए गए श्रमिकों के माध्यम से, एक तरीके से औद्योगिक श्रमिकों के माध्यम से यह खेती करवाई जा रही थी। मजदूरों के माध्यम से यह खेती करवाई जा रही थी। और रेलवे और जहाज द्वारा खाद्य परिवहन, यह बात हमने पहले ही कर ली, क्योंकि अब वो जो भोजन था वो निकट के गांवों से तो आ नहीं रहा था और इसलिए हजारों मील दूरी का सफर तय करके ये भोजन इंग्लैंड तक पहुंच रहा था। इसलिए इस भोजन को लाने ले जाने में भी बड़े बड़े जहाजों और बहुत बड़े रेलवे नेटवर्क का जो एक जाल है वो संपूर्ण जगह पर फैलने लगा। तो ये वैश्विक कृषि व्यवस्था, इस कृषि व्यवस्था ने दुनिया के अंदर इस प्रकार के परिवर्तन लाकर रख दिए। ये खेती के माध्यम से जो खाद्य पदार्थ का उत्पादन था, ये सारा खाद्य की उपलब्धता, ये खाद्य की उपलब्धता केवल खेती के द्वारा उत्पन्न होने वाली जो फसलें थी या जो खाद्य पदार्थ थे उनके ऊपर ही तकनीक का प्रभाव नहीं हुआ। तो तकनीक का प्रभाव लगभग सभी प्रकार के जो खाद्य पदार्थ थे उन सभी खाद्य पदार्थ की उपलब्धता पर तकनीक का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। इसको हम देखते हैं। एक तो खाद्य की इस उपलब्धता पर यातायात और परिवहन में के जो साधन थे उसमें जो सुधार हुए, उन सुधारों का खाद्य उपलब्धता पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। तेज गति से जल्दी ये खाद्य पदार्थ, खाद्य फसलें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने लगी। हजारों मील दूर जो फसल खड़ी होती थी उन फसलों को बहुत कम समय में और उसके गंतव्य स्थान तक, जहां उसकी आवश्यकता है, वहां तक पहुंचाया जाने लगा। तो रेल और जो जहाजों का परिवहन है, जलीय परिवहन है, उसके साधनों में बहुत बड़ा सुधार हुआ। विशेषकर भाप के इंजन का आविष्कार इस समय में हो गया और इसलिए ट्रेनों की गति भी बढ़ गई। तो इस सुधार का जो
फर्क पड़ा, जो प्रभाव पड़ा खाद्य की उपलब्धता में, वो केवल खेती से उत्पन्न होने वाले खाद्यान्नों तक सीमित नहीं था। इसका एक उदाहरण हम मांस के निर्यात में भी ले सकते हैं। अगर हमारे सामने प्रश्न इस प्रकार से उठकर आए कि खाद्य की उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए, यह प्रश्न अगर हमारे सामने आता है, खाद्य की उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए, तो एक तकनीक का प्रभाव तो आप ऊपर देख चुके हैं कि भोजन जो है निकट के स्थानों से नहीं बल्कि हजारों मील दूर से भी ला करके और स्थानों तक पहुंच रहा था। खाद्य उपलब्धता का एक प्रभाव तो आपने यहां देखा फसलों के मामले में। वहीं दूसरा एक उदाहरण आप मांस के निर्यात के मामले में यह उदाहरण भी दे सकते हैं कि खाद्य उपलब्धता पर तकनीक का क्या प्रभाव पड़ा। 1870 के बाद ये अमेरिका और इन सब स्थानों पर से जो मांस का निर्यात नहीं किया जाता था 1870 से पहले। 1870 से पहले तो जो जिंदा मवेशी थे, जिंदा जो पशु थे, उन पशुओं को ही जहाजों पर लाद कर और उन्हें यूरोप तक पहुंचाया जाता था। और जब जिंदा पशुओं को दूर दराज के स्थानों से और भेजा जाता था जहाजों पर लाद कर, तो क्योंकि समुद्री यात्राओं में काफी दिनों का समय लगता है, तो उन पशुओं में कई प्रकार की बीमारियां हो जाती थी, उनका वजन घट जाता था और उन बीमारियों का संक्रमण का खतरा भी फैलता रहता था। और इसलिए यूरोप के अंदर इस 1870 से पहले का जो समय था, उस समय तक मांस खाना, मांसाहार करना, यह नवाबी शौक था। मतलब ऊंचे जो अमीर लोग थे, उन अमीर लोगों के बस की बात ही थी मांस खाना। बाकी सामान्य यूरोप की जनता तो आलू और सामान्य जो गेहूं, मक्का, इसी पर डिपेंड करती थी, इसी पर भोजन के लिए और रहती थी। मांस का उपभोग 1870 से पहले एक लग्जरियस लाइफ माना जाता था, बहुत महंगा होता था मांस खाना। लेकिन 1870 के बाद क्या स्थिति हुई? रेफ्रिजरेशन का आविष्कार हो गया और रेफ्रिजरेशन युक्त जहाजों का निर्माण होने लगा। हम जो पढ़ रहे हैं उससे मैं लिंक करता हूं वापस। हम पढ़ रहे हैं खाद्य की उपलब्धता, ये जो खाने पीने के सामान है, इसकी उपलब्धता, इसकी अवेलेबिलिटी, उस पर टेक्निकल इनोवेशन का क्या प्रभाव पड़ा, उसका एक उदाहरण हम दे रहे हैं कि जब 1870 के बाद रेफ्रिजरेशन युक्त जहाज बनने लग गए। रेफ्रिजरेशन मतलब जिसमें कोल्ड स्टोरेज, लंबे समय तक मांस को सुरक्षित रखने की व्यवस्था जब जहाजों के अंदर ही होने लगी, तब फिर ये जो मांस के लिए जिंदा पशु भेजे जाते थे, उनके स्थान पर वहीं उनको काटकर डिब्बा बंद करके मांस को इन रेफ्रिजरेटर युक्त जहाजों में लादकर अमेरिका से यूरोप तक पहुंचाया जाता था। और इससे क्या हुआ? इससे समुद्री यात्रा का एक तो खर्च बच गया। जिंदा मवेशी जब डाले जाते थे जहाजों के ऊपर, तो पहुंचते पहुंचते उनका वजन कम हो जाता था और इसलिए मांस तो कम मात्रा में मिलता था आगे जाकर यूरोप में, लेकिन उस यात्रा का खर्चा बहुत बड़ा हो जाता था। अब रेफ्रिजरेटर युक्त में एक बार में मांस के डब्बे बंद करके जब भेजे जाते थे तो उससे दोहरा फायदा हो गया। एक तो समुद्री यात्रा का जो खर्च था, पैसा लगता था यात्रा के ऊपर, वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कम हो गए और साथ ही साथ मांस की कीमत भी कम हो गई, क्योंकि कम समुद्री खर्चे पर वो यूरोप तक पहुंच जाती थी। और वहां यूरोप का जो समाज था, गरीब समाज था, उसके हाथ में भी मांस एक खाद्य के रूप में उपलब्ध होने लगा, जो कि पहले आलू और ब्रेड पर ही डिपेंड रहती थी यूरोपियन जनता। वो इस तकनीकी आविष्कार के कारण से मांस भी खाद्य के रूप में उनको उपलब्ध होने लगा। तो ये उदाहरण जो है एक मांस के निर्यात का, और ये ऊपर वाला जो कृषि उत्पाद थे, उन कृषि उत्पादों का, इन दोनों का उदाहरण देकर हम खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को स्पष्ट कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं इस वैश्वीकरण के इस पाठ में। अगला बिंदु है व्यापार में वृद्धि और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ निकटता से उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिलने लगा। ये जो लगातार हम बात कर रहे हैं कि तकनीक के आविष्कार के कारण से, परिवहन साधनों के विकास के कारण से व्यापार बहुत तेज गति से बढ़ने लगा। कहां अमेरिका और कहां यूरोप, इनके बीच के इतनी लंबी जो 7 समुद्र पार की जो दूरी थी, वह भी अब बिल्कुल कम रह गई। आसानी से अमेरिका में उत्पन्न हुआ खाद्यान्न, अमेरिका के अंदर तैयार किया गया मांस, और कुछ ही दिनों में पहुंच जाता था यूरोप के सभी देशों के अंदर। तो दुनिया सिकुड़ने लगी थी, व्यापार में भी तेज गति से वृद्धि हुई थी, और साथ ही साथ विश्व अर्थव्यवस्था
के कारण से, इस वैश्विक अर्थव्यवस्था के कारण से, जिसमें एक देश में उत्पादन हो रहा था, एक देश की मांग की पूर्ति हो रही थी, दुनिया की जो अर्थव्यवस्थाएं थी, एक देश की आर्थिक स्थिति दूसरे देश की आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर रही थी, इस प्रकार की जो एक पिक्चर दुनिया में इस समय उत्पन्न हो गई थी, इन दोनों कारणों ने व्यापार में वृद्धि और वैश्विक अर्थव्यवस्था, इसके निर्माण के कारण से उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिला। उपनिवेशवाद क्या है, मैं वापस रिमाइंडर कराता हूं आपको। जब कोई बड़ा देश अपनी पैसे, अपनी शक्ति के बल पर छोटे छोटे देशों को गुलाम बनाता है, उस प्रक्रिया को कहा गया उपनिवेशवाद। तो जब ये वैश्विक व्यापार बढ़ा, विश्व की अर्थव्यवस्था ने जन्म लिया, वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ बड़े बड़े देश जुड़ने लगे, तो फिर ये उपनिवेशवाद, छोटे छोटे देशों को गुलाम बनाने का ये जो चक्र है, यह और तेज हो गया। इसने साम्राज्यवादी शक्ल उपनिवेशवाद के रूप में वापस सामने आ गई। साम्राज्यवादी देशों द्वारा अफ्रीका में उपनिवेश बनाना, ये एक उदाहरण दिया है किस प्रकार जो बड़े यूरोपियन शक्तियां थी, उन बड़ी यूरोपियन शक्तियों ने, यूरोपियन देशों ने अफ्रीका के वे देश जो गरीब देश थे, जिसमें तकनीक का बहुत अधिक आविष्कार नहीं हुआ था, जो पिछड़े हुए देश थे, उन देशों को अपने लालच का शिकार बना लिया। यूरोप की बड़े बड़े देशों ने, विशेषकर 1815 में बर्लिन जो एक शहर है यूरोप का, उस बर्लिन के अंदर 1815 में यूरोपियन देश की ये बड़ी बड़ी शक्तियां जो थी, वो सब एक साथ आकर बैठी और उन्होंने पूरे अफ्रीकन मानचित्र को एक तरीके से स्केल लेकर अपने साथ बांट लिया। एक मानचित्र आया है हमारी किताब में, आप उस मानचित्र को बहुत अच्छे तरीके से देखिए तो आपको ऐसा नजर आएगा जैसे यूरोपियन शक्तियों ने स्केल रखकर अफ्रीका के टुकड़े टुकड़े कर कर आपस में बांट लिया हो। जैसे कोई ब्रेड को काट कर आपस में बांट लेते हैं, उसी प्रकार अफ्रीका के संपूर्ण मानचित्र को जब आप उसमें देखेंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि कैसे वहां पर इन साम्राज्यवादी शक्तियों ने संपूर्ण अफ्रीका को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर और उपनिवेश बना लिया, गुलाम बना लिया। क्यों बना पाए वो? क्योंकि ये साम्राज्यवादी देश जो हैं वो इस प्रकार के वैश्विक व्यापार के कारण से ताकतवर हो गए थे, उनकी संपदा में वृद्धि हो चुकी थी। अमेरिका के ऊपर जैसे उन्होंने राज किया तो सोने चांदी और उसके प्राकृतिक संसाधनों को लूट लिया था यूरोपियन शक्तियों ने। इन सब कारणों से उनका आर्थिक सामर्थ्य बढ़ा और उन्होंने इस प्रकार दुनिया के छोटे छोटे गरीब देशों को और अपने कब्जे में लेना, अपने गुलाम बनाने का काम प्रारंभ हुआ। ये हमने अफ्रीका के इन उपनिवेशों में देखा। साथ ही साथ हम जो बात पढ़ रहे हैं कि व्यापार में वृद्धि और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ निकटता ने उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया, इस बात को स्पष्ट करने के लिए हमने पहला उदाहरण दिया है कि साम्राज्यवादी देशों द्वारा अफ्रीका में उपनिवेश बनाने की एक प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 1815 में बर्लिन के अंदर यूरोपियन शक्तियों का एक सम्मेलन होता है, बैठक होती है और उस सम्मेलन के बाद अफ्रीका को छोटे छोटे खंडों में बांटकर सब लोग उसके छोटे छोटे हिस्सों में यूरोपियन शक्तियां और अधिकार कर लेती है, उपनिवेश बना लेती है। दूसरा एक तर्क हम इसमें दे सकते हैं, औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा साम्राज्य विस्तार। जो ब्रिटेन और फ्रांस जैसे पहले से जो बड़ी शक्तियां थी, औपनिवेशिक शक्तियां कौन सी होती है? जो गुलाम बनाने वाले देश होते हैं, इंपीरियल पावर इसको अंग्रेजी में कहते हैं। गुलाम बनाने वाले जो देश हैं वो औपनिवेशिक शक्तियां कहलाती है। तो ऐसी जो पहले से औपनिवेशिक शक्तियां थी, उन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया। ऐसे छोटे छोटे देशों को निगलकर उन्होंने भी अपनी सीमाओं का विस्तार कर लिया। ऐसी स्थापित औपनिवेशिक शक्तियां उस समय ब्रिटेन और फ्रांस थी, जिसके बारे में तो हम हिस्ट्री में पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, किस प्रकार ब्रिटेन और फ्रांस की सेनाओं ने निकलकर दूसरे दूसरे देशों को जीता। उसी का एक दूसरा छद्म रूप उन्होंने इस्तेमाल कर दिया। व्यापार के नाम पर अपने साम्राज्य की सीमाओं को उन्होंने बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। और तीसरा एक उदाहरण दे सकते हैं, केवल ये स्थापित औपनिवेशिक शक्तियों के द्वारा ही साम्राज्य विस्तार नहीं किया गया, तो कुछ नए औपनिवेशिक शक्तियां, नवीन औपनिवेशिक शक्तियों का भी जन्म इस समय में हो गया। इन नवीन औपनिवेशिक शक्तियों में बेल्जियम, जर्मनी, इन्होंने भी छोटे छोटे देशों के ऊपर अपना अधिकार करना प्रारंभ किया। साथ ही साथ 1890 के बाद तो अमेरिका स्वयं जिन स्पेनिश और पुर्तगाली शक्तियों के अधीन खुद जो एक उपनिवेश था अमेरिका, स्पेन और पुर्तगाल का, हमने देखा स्पेनिश सेनाओं ने जैविक युद्ध के माध्यम से चेचक के कीटाणुओं का प्रसार करके अमेरिका के ऊपर कब्जा कर लिया था। ध्यान है ना आपको, पिछला वीडियो पढ़ा था हमने।
तो वो अमेरिका जो स्वयं उपनिवेश था स्पेन का 1890 के बाद, वो स्वयं भी एक औपनिवेशिक शक्ति बन गया और उसने भी छोटे छोटे स्थानों पर अपना कब्जा जमाना प्रारंभ कर लिया। अमेरिका ने अधिकांश उन्हीं देशों के ऊपर कब्जा जमाया जो कभी स्पेनिश कंट्रोल में थे, उनसे मुक्त हुए ही थे, उनके ऊपर अमेरिका ने अपना कब्जा कर लिया और स्वयं भी एक औपनिवेशिक शक्ति बन गया। तो कुल मिलाकर ये जो बात हम कर रहे हैं कि व्यापार में ये जो वृद्धि हुई इस वैश्विक कृषि व्यवस्था के उत्पन्न होने के बाद, तकनीक के विकास होने के कारण ये जो यूरोपियन शक्तियों के व्यापार में वृद्धि हुई, उनकी जो संपन्नता है वह बढ़ने लगी। उसके कारण से दुनिया में ये उपनिवेशवाद की गति जो थी, कॉलोनाइजेशन की जो गति थी, वह तेज हो गई। और ये हमने इसकी 3 उदाहरणों के माध्यम से इस बात को स्थापित किया है। अफ्रीकी लोगों से मजदूरी करवाने के लिए यूरोपीय लोगों द्वारा अपनाए गए विभिन्न हथकंडे। ये जो उपनिवेशवाद का दौर चला, ये सब जगह पर चला। अमेरिका की कहानी तो पिछले वीडियो में पढ़ी थी, लेकिन अफ्रीका भी इससे अछूता नहीं था। किस प्रकार अफ्रीका को तो साम्राज्यवादी देशों ने बांट लिया था अपने बीच में गुलाम बनाने के लिए, लेकिन जब ये यूरोपियन शक्तियां अफ्रीका पहुंची तो अफ्रीका में एक नई प्रकार की समस्या इन यूरोपियन शक्तियों के सामने थी। अफ्रीका के जो लोग थे, एक तो अफ्रीका में जमीन बहुत थी, बहुत बड़ी और विस्तृत जमीन थी, आबादी कम थी, और अफ्रीकी लोगों की जो जीवन की आवश्यकताएं थी वह उस प्राकृतिक संसाधनों से ही पूरी हो जाती थी। उनके पास पशु, जो मवेशी थे, वो बहुत बड़ी संख्या में थे, और इसलिए अपनी जमीन और अपने पशुओं के बल पर अफ्रीकी लोगों को और किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें मजदूरी के लिए, पैसे के लिए या वेतन के लिए काम करने की आवश्यकता महसूस ही नहीं होती थी। उनको कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनकी आवश्यकताएं अपनी जमीन और अपने पशुओं से ही पूरी होती थी। तो फिर ऐसी स्थिति में जब यूरोपियन शक्तियां अफ्रीका पहुंची और वहां उन्होंने अपने बागानों को और वहां की खदानों में और श्रम करवाने के लिए वहां के स्थानीय लोगों को मजदूरी करवाने के लिए प्रयास किया, तो वो उसमें असफल हो गए, क्योंकि वो अफ्रीकी लोगों को सीधे सीधे अपने खदानों और अपने बागानों में मजदूर के रूप में काम करवा पाने में सफल नहीं हुए। क्यों? क्योंकि अफ्रीकी लोगों को तो आवश्यकता थी ही नहीं मजदूरी करने की। उनकी आवश्यकताएं तो उनके पशु और उनकी जमीनों से ही पूरी होती थी, इसलिए पैसे के लिए काम करने के लिए वो लोग राजी नहीं हुए। तो फिर यूरोपियन शक्तियों को तो मजदूरी करवानी थी, क्योंकि अगर वहां के स्थानीय लोगों को मजदूरी नहीं करवा पाते तो बाहर से मजदूर लेकर आने पड़ते, और बाहर से मजदूर लाते तो बहुत बड़ा घाटा उनको होने की संभावना थी। इसलिए उन्होंने अफ्रीका के लोगों को अपनी खदानों और अपने बागानों में मजदूरी करने के लिए मजबूर करना प्रारंभ किया, और मजदूरी करने के लिए मजबूर उन्होंने बहुत सारे हथकंडे, बहुत सारे प्रयोग, बहुत सारे काम किए। किस प्रकार के हथकंडे इस्तेमाल किए यूरोपीय लोगों ने अफ्रीकी लोगों के द्वारा मजदूरी करवाने के लिए? किस प्रकार के हथकंडे इस्तेमाल किए गए, तो हम देखते हैं एक एक के ऊपर। सबसे पहला काम तो यूरोपियन शक्तियों ने यह किया कि अफ्रीका के लोगों के ऊपर भारी भरकम कर लादना प्रारंभ कर दिया। कई प्रकार के टैक्सेस अफ्रीकी लोगों के ऊपर लादना चालू कर दिया, और वो टैक्स इतने अधिक होते थे कि बिना मजदूरी किए, बिना वेतन के, और वो टैक्स चुका पाने में सक्षम नहीं थे। और टैक्स चुकाने के लिए, उन करों को चुकाने के लिए मजदूरी करने पर मजबूर होना पड़ा उन अफ्रीकी लोगों को। दूसरा उन्होंने क्या किया, उत्तराधिकार कानून में बदलाव कर दिया। उत्तराधिकार मतलब आप समझते हैं, जब एक पीढ़ी अपनी संपत्ति अपनी आने वाली पीढ़ी को देती है, नेक्स्ट जनरेशन में अपनी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करती है, उसको कहते हैं उत्तराधिकार। तो इन यूरोपियन शक्तियों ने अफ्रीका में क्या किए, उन उत्तराधिकार कानूनों में बदलाव कर दिया। अर्थात बदलाव क्या किया उन्होंने कि अब जो पैतृक संपत्ति थी, जो पिता अपने पुत्र को देता था, तो पैतृक संपत्ति केवल परिवार के एक सदस्य को ही मिलेगी। इस प्रकार का उत्तराधिकार कानून में बदलाव कर दिया अफ्रीका के अंदर यूरोपियन शक्तियों ने। और इसके कारण से क्या होता था, मान लो एक पिता के 4 पुत्र है, तो एक को तो संपत्ति दे दी जाती थी, बाकी सब लोगों को अपना परिवार चलाने के लिए मजदूरी करना ही पड़ता था, श्रम करना ही पड़ता था, और इसलिए वो मजबूर होते थे मजदूरी करने के लिए। तो यूरोपियन शक्तियों द्वारा अफ्रीकी लोगों से मजदूरी करवाना और उनको अपने पास पकड़े रखने के लिए उन्होंने इस उत्तराधिकार कानून में बदलाव कर दिया। तीसरा काम उन्होंने किया, खान कर्मियों की बाड़ाबंदी और उनके घूमने फिरने पर प्रतिबंध। हमने जब भारत की बात की थी, भारत में राष्ट्रवाद वाले चैप्टर में,
एक एक्ट आया था, इंडियन इंडेंचर्ड एक्ट। इस प्रकार से कुल मिलाकर के जो बाड़ाबंदी कानून था, उस कानून के तहत अफ्रीका में भी इन यूरोपियन जो शक्तियां हैं, इन्होंने भी इस प्रकार का बाड़ाबंदी कानून बनाया कि एक बार खान के अंदर या बागान के अंदर जो मजदूर काम करने के लिए आ जाता था, वो बिना उन यूरोपीय शक्तियों की अनुमति के उन खदानों या उन बागों से बाहर नहीं निकल सकते थे। तो इस प्रकार से ये सारे काम करके, ये सारे हथकंडे इस्तेमाल करके यूरोपियन शक्तियों ने अफ्रीकी लोगों को मजबूर कर दिया कि वो उनके खदानों और उनके बगानों में मजदूर के रूप में काम करें, क्योंकि बिना मजदूर के रूप में काम किए वो फिर आराम से यूरोपियन शक्तियों के राज में नहीं रह सकते थे। ये सारी स्थिति अफ्रीका में चल ही रही थी और इसी दौरान एक और बड़ा संकट अफ्रीका के अंदर आ गया, जिसको हम इस टॉपिक के रूप में पढ़ रहे हैं, अफ्रीका में रिंडरपेस्ट का आना। रिंडरपेस्ट क्या थी, तो संक्षेप में समझ लीजिए, रिंडरपेस्ट एक पशुओं के अंदर होने वाली बीमारी थी, मवेशियों में होने वाली बीमारी थी रिंडरपेस्ट। ये रिंडरपेस्ट अफ्रीका में 1880 के आखिरी सालों में अफ्रीका पहुंची थी। कैसे पहुंची थी, तो अफ्रीका के अंदर जो इटालियन सेनाएं युद्ध के लिए डेरा डाली बैठी थी, उन इटालियन सेनाओं के लिए मांस की पूर्ति करने के लिए एशियाई देशों से जो पशु लाए गए थे, उन पशुओं के साथ ये रिंडरपेस्ट नाम की बीमारी अफ्रीका में पहुंची और 1880 के अंतिम दशक में पहुंचकर 1897 तक तो ये रिंडरपेस्ट नाम की बीमारी अफ्रीका के एक कोने से दूसरे कोने तक, एक समुद्री तट से लेकर दूसरे तट तक, लगभग संपूर्ण जगह पर सभी पशुओं के अंदर यह बीमारी फैल गई और इतनी खतरनाक थी कि इस बीमारी के कारण से 1880 से लेकर 97 तक इन 17 सालों के अंदर अंदर लगभग 90% जो मवेशी थे, वे पशु जिनके ऊपर अफ्रीकी लोगों का जीवन निर्भर था, उसके लगभग 90% पशुओं की मृत्यु हो गई। किस कारण से? इस रिंडरपेस्ट नाम की बीमारी के कारण से। और 90% के बाद जो पशु बचे, उन पशुओं पर भी यूरोपियन औपनिवेशिक ताकतों ने कब्जा कर लिया। उन पशुओं पर कब्जा क्यों किया होगा? तो अगर आप वीडियो ध्यान से देख रहे हैं तो आपके समझ में आ गई होगी बात। उन बचे कुचे पशुओं पर यूरोपियन शक्तियों ने नियंत्रण कर लिया है, इसलिए ताकि जो थोड़े बहुत अफ्रीकी लोग भी मजदूरी करने से आनाकानी कर रहे हैं, उनको भी यूरोपियन शक्तियों की खदानों और बगानों में मजदूरी करने के लिए बाध्य होना पड़े। और ऐसा ही हुआ। इस रिंडरपेस्ट के कारण से अफ्रीकी जो मवेशी थे, उन मवेशियों का खात्मा हो गया। बचे हुए जो मवेशी थे, पशु थे, उनके ऊपर उन यूरोपियन शक्तियों ने अपना कब्जा कर लिया और अफ्रीका की संपूर्ण जनता यूरोपियन शक्तियों के यहां मजदूरी करने पर विवश हो गई, मजबूर हो गई। तो ये अफ्रीका के ऊपर इस प्रकार यूरोपियन शक्तियों का एक दबदबा खड़ा हो गया। भूमंडलीकृत विश्व का बनना, ये हमारे चैप्टर का नाम है, याद रखिए। किस प्रकार यूरोप की शक्तियों ने निकलकर धीरे धीरे संपूर्ण विश्व को अपनी जकड़ में लेना चालू कर दिया। यही है आधुनिक वैश्वीकरण की एक कहानी जो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। अफ्रीका और अमेरिका, ये दो स्थानों के बारे में हम विशेष रूप से पढ़ चुके हैं। किस प्रकार अमेरिका भी इस 16वीं शताब्दी के समय तक, जब तक उसकी खोज नहीं हुई, उसका जो समुद्री मार्ग है कोलंबस ने नहीं खोजा, उससे पहले तक वो दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ था। लेकिन जैसे ही एक बार अमेरिका खोज लिया गया, उसके बाद यूरोपियन शक्तियों ने निचोड़ डाला उसके सब प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों को, खनिज संसाधनों को। इसी प्रकार अफ्रीका भी जब यूरोपियन शक्तियों के कब्जे में आ गया, तो ये ऐसे क्षेत्र थे अफ्रीका और अमेरिका जहां पर जमीन तो बड़ी मात्रा में थी, प्राकृतिक संसाधन तो पर्याप्त थे, लेकिन जनसंख्या कम थी। और इसलिए यूरोपियन शक्तियां जितना चाहती थी वहां पहुंचकर खोदना, कब्जा करना, प्राकृतिक संसाधनों को निकालना, वो श्रमिकों के अभाव में वह पूरा नहीं कर पाती थी। और अधिक लाभ प्राप्त करने की चाह में उन्होंने उन सभी देशों से जिन पर उन यूरोपियन शक्तियों का कब्जा था, उन देशों से भी श्रमिकों को, मजदूरों को लाकर अफ्रीका और अमेरिका के क्षेत्रों में मजदूरी करवाया, या मजदूरी के लिए इन क्षेत्रों में भी लाकर उनको बसाया।
और इसी स्थिति में भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना यह भी प्रारंभ हुआ। ये जो यूरोपियन शक्तियां थी उनमें ब्रिटेन स्वयं एक बड़ी यूरोपियन शक्ति थी जिसके हम गुलाम हुआ करते थे। हम पर कब्जा किया ब्रिटेन ने भी, और इसलिए क्योंकि ब्रिटेन का कब्जा यहां था इसलिए वो यहां से भी मजदूरों को एग्रीमेंट पर लेकर और ये अफ्रीका के अंदर मजदूरी करवाने के लिए लेकर जाया करती थी। विशेषकर जो ब्रिटेन के हिस्से में अफ्रीका की बागान आए थे, वहां की जो खानें आई थी, खदानें आई थी, और अफ्रीका में सड़क और रेल मार्गों के निर्माण, इन सब कामों को करने के लिए ब्रिटेन को बड़ी मात्रा में श्रमिकों की आवश्यकता थी। और इसलिए भारत के कई हिस्सों से वो 5 वर्ष के एग्रीमेंट पर एक लिखित समझौता करवाकर ये समझौता करवाया जाता था उन श्रमिकों से कि अगर वो 5 वर्ष तक अपने मालिकों के लिए काम कर लेगी अफ्रीका जाकर, तो वापस उन्हें फिर अपने देश, अपने गांव में छोड़ दिया जाएगा। ऐसा सामान्यतः होता नहीं था, लेकिन एग्रीमेंट ऐसा ही था। 5 वर्ष के एग्रीमेंट पर इन सब कामों को करने के लिए, बागानों में, खदानों में, सड़क और रेल मार्गों के निर्माण के लिए, और इन मजदूरों को भारत से लेकर जाया जाता था। भारत में भी उस समय अधिकांश जो मजदूर थे वो कहां से जाते थे, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत, तमिलनाडु, ये जो क्षेत्र थे इसमें सूखा पड़ा था। अकाल के कारण से बारिश नहीं होती थी, उनकी खेती सूख चुकी थी, और इस कारण से ये जो क्षेत्र थे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत, तमिलनाडु, इन क्षेत्रों के गरीब ग्रामीण जो लोग थे उनको इंडेंचर्ड लेबर, जिसके लिए हमने शब्द इस्तेमाल किया गिरमिटिया मजदूर, वो गिरमिटिया मजदूरों के रूप में इन क्षेत्रों से ब्रिटेन, जो ब्रिटिश सरकार थी, वो 5 वर्ष के एग्रीमेंट पर भारत के इन श्रमिकों को अफ्रीका ले जाती थी। और भी स्थानों पर, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। कुछ टॉपिक्स में हम इसको और डिस्कस कर लेते हैं। ये श्रमिक जो थे, जो भारत से जाते थे, श्रमिकों का दूसरे देशों में जाने के कारण क्या थे, क्यों जाते थे ये श्रमिक? तो बहुत सारे कारण थे। एक तो कुटीर उद्योग हैं, वो कुटीर उद्योग समाप्त होने लगे। छोटे छोटे उद्योग जो भारत में चलते थे, उन उद्योगों को अंग्रेज सरकार की नीतियों ने चौपट कर दिया, समाप्त कर दिया, और इसलिए बेरोजगारी बढ़ गई और अपने परिवार को पालने के लिए जाने को मजबूर थे भारतीय ग्रामीण। इसी प्रकार जमीनों का भाड़ा बढ़ना, जो जमींदार और सामंत लोग थे, बार बार शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, पट्टे लेकर छोटे किसानों को और जमीन पर खेती वो किया करते थे, और उन छोटे छोटे पट्टियों के, छोटे छोटे खेतों की जो कीमत थी वो बहुत अधिक ली जाती थी। उनसे जो किराया लिया जाता था वो किराया बहुत अधिक था, जिसको चुका पाने में ये छोटे किसान सक्षम नहीं थे। तो जमीन का ये जो भाड़ा था लगातार बढ़ रहा था, इस कारण से भी उनको खेती को छोड़कर मजदूरी करने के लिए और मजबूर होना पड़ा। इसी प्रकार जब वो खेती नहीं कर पा रहे थे, उनके उद्योग धंधे समाप्त हो रहे थे, लेकिन जो जमींदार थे, जो सामंत थे, और जो अंग्रेज सरकार थी, उसको तो लगान देना ही था, और वो देने के लिए उनको कर्ज लेना पड़ता था। वो कर्ज भी लगातार बढ़ता जा रहा था। इन सब कारणों से जो ये श्रमिक थे भारत के, उनको अंग्रेजों के द्वारा उस एग्रीमेंट के तहत जाने को मजबूर वो हो गए, उनको जाना पड़ा। ये सब वो कारण थे जिसके कारण से उनको श्रमिकों के रूप में दूसरे देशों में जाना पड़ा। आखिर ये जो भारत से ले जाए जाते थे अंग्रेजों के द्वारा श्रमिक, कहां ले जाए जाते थे? तो मैंने बताया आपको, विशेषकर तो अफ्रीका और उसके आसपास के क्षेत्रों में ही इन श्रमिकों को ले जाया जाता था। त्रिनिदाद, गुयाना, सूरीनाम, मॉरिशस, फिजी, ये सब अफ्रीकन कंट्रीज हैं, जिन कंट्रीज में और ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत से इन श्रमिकों को एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था। ये मजदूरों को भर्ती करने का काम कैसे होता था, यह भी जानना दिलचस्प है। ये जो मजदूर जिनको ब्रिटिश सरकार लेकर जाती थी अपने यहां से और अफ्रीका के देशों में मजदूरी करवाने के लिए, उनकी भर्ती इन ब्रिटिश मालिकों के, ये अंग्रेज तो मालिक थे, इन मालिकों ने अपने एजेंट बनाए थे। इन एजेंटों को मजदूर भेजने का और कमीशन मिलता था। जितने मजदूर वो भेजते थे उसके आधार पर उनको कमीशन मिलता था। तो ऐसे जो ब्रिटिश मालिक थे, अंग्रेज मालिक, उनके ये जो कमीशन पर काम करने वाले एजेंट हैं, ये एजेंट भारत के गरीब किसानों, वनवासी लोगों को और एग्रीमेंट पर मजदूरी करने के लिए जाने के लिए तैयार करते थे। ये उनको बहुत लालच दिया करते थे, झूठी जानकारियां दिया करते थे कि किस प्रकार की वर्किंग कंडीशन वहां रहेगी, किस प्रकार का काम करना है। ऐसी कोई भी सत्य जानकारियां इन एजेंटों के द्वारा उन ग्रामीणों को नहीं दी जाती थी। इसके कारण से उस झूठ में वो कई बार फंस जाते थे
और वहां जाकर जो एजेंट ने बताया था उससे बिल्कुल विपरीत स्थितियां उनको प्राप्त होती थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते थे। कई बार एजेंट की बात अगर नहीं मानी जाती थी ग्रामीणों द्वारा, गांव के लोग मना करते थे एजेंट को कि हम मजदूरी नहीं करेंगे, हम नहीं जाएंगे अपना गांव छोड़कर, तो फिर एजेंटों के द्वारा ऐसे ग्रामीणों का अपहरण, उनकी किडनैपिंग भी होती थी और किडनैप करके भी उनको उन क्षेत्रों में भेज दिया जाता था। ये जो सारा दृश्य था ये बहुत क्रूर था, बहुत शोषणकारी था, और इसीलिए कई इतिहासकारों ने इसे 19वीं शताब्दी की नई दास प्रथा यह भी कहा है। तो आपके सामने संक्षिप्त टिप्पणी के लिए इस रूप में भी यह प्रश्न आ सकता है, 19वीं शताब्दी की नई दास प्रथा से आप क्या समझते हैं? तो आपको बताना है कि भारत में ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश कंपनी मालिकों के द्वारा एजेंटों के माध्यम से ग्रामीणों को झूठी जानकारियां देकर जो अफ्रीका और दूसरे क्षेत्रों में मजदूरी के लिए ले जाया जाता था, कई बार उनका अपहरण करके भी ले जाया जाता था, ये जो समय था इसको नई दास प्रथा के रूप में जाना जाता था। और इस शोषण के खिलाफ जब भारत में ये स्वतंत्रता के आंदोलन चले तो इसके खिलाफ भी आवाज उठी, इसका विरोध किया गया लोगों के द्वारा, भारतीय लोगों के द्वारा, नेताओं के द्वारा, और 1921 में इस नई दास प्रथा को लगभग खत्म कर दिया गया। तो भारत में अनुबंधित श्रमिकों का जाना ये एक विषय था जिसको हमने इन बिंदुओं के माध्यम से पढ़ा है। ये भारत से श्रमिक जाते थे अफ्रीका और उन सब क्षेत्रों में मजदूरी करने के लिए, बहुत कष्टपूर्ण, शोषणपूर्ण इनकी जिंदगी थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये भारतीय मजदूर जहां भी गए वहां उन्होंने अपने जीवन को यापन करना, अपने जीवन में आनंद के नए नए तरीके वो उन्होंने खोज लिए, जिससे जिंदगी कुछ आसान हो जाए, जिंदगी जी जा सके, उसके लिए उन्होंने कुछ नए तरीके खोज लिए। तो कठिन जीवन के बावजूद मजदूरों द्वारा ये जो नए आनंद के तरीके खोजे गए, जिसको हम इस रूप में भी पढ़ सकते हैं कि सांस्कृतिक समागम के नए स्वरूप। जहां जहां भारतीय लोग गए, भारतीय समुदाय के ये श्रमिक गए, उन्होंने वहां की जो लोकल कल्चर था, वहां की जो स्थानीय संस्कृति थी, उसके साथ अपना समावेश करके, अपने आप को समागम करके जो नया कल्चर, जो नए कार्यक्रम, जो नए उत्सव निर्माण किए, उनके बारे में हम यहां देखते हैं। एक शब्द आता है, ये सब के बारे में आपसे संक्षेप में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, छोटे छोटे प्रश्न, या तो होसे या होसे का मेला, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये होसे का मेला जो है वो त्रिनिदाद में प्रारंभ हुआ। त्रिनिदाद में सामान्यतः जो लोग रहते थे वो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे वहां पर। तो वहां जो मुहर्रम का वार्षिक जलसा निकलता था, वार्षिक जुलूस मुहर्रम का, उस जलसे को ही मेले का रूप दे दिया। भारतीय जो श्रमिक यहां से गए त्रिनिदाद में, उसने उस मुहर्रम के वार्षिक जलसे को मेले के रूप में परिवर्तित कर दिया और मोहम्मद हुसैन के नाम पर इस मेले का नाम होसे ऐसा कर दिया, जो प्रचलित हो गया और होसे के मेले के रूप में स्थापित हो गया त्रिनिदाद में। यह सांस्कृतिक समागम का एक विशेष उदाहरण था। इसमें सभी प्रकार के जो धर्म मत पंथों के जो श्रमिक वहां पर त्रिनिदाद में थे वो सब मिलकर उस मेले में भाग लेते थे, आनंद मनाते थे। तो होसे का मेला। ऐसे रास्ता फरियानवाद, इसको भी आप अच्छे तरीके से दिमाग में डाल लीजिए। रास्ता फरियानवाद ये वहां उत्पन्न हुआ एक नया धर्म था जिसको वो लोग विद्रोही धर्म कहते थे, यानी कि जो एग्जिस्ट धर्म है उनका विद्रोह एक तरीके से वो लोग करते थे। तो विद्रोही धर्म, रास्ता फरियानवाद क्या था? विद्रोही धर्म था। और इस विद्रोही धर्म को ये जमैका, जो अफ्रीकन एक कंट्री था, जमैका का एक गायक जिसका नाम था बॉब कार्ले, प्रसिद्ध गायक था वहां का, उस बॉब कार्ले ने इस रास्ता फरियानवाद नाम के इस विद्रोही धर्म का बहुत व्यापक प्रसार किया, बहुत व्यापक प्रचार किया। ऐसे चटनी म्यूजिक, चटनी तो हम सब लोग खाते ही अपने घर में। चटनी क्या होती है? बहुत सारी चीजों को मिलकर जब पीस दिया जाता है उसके बाद जो नया बनता है वो चटनी होती है ना। तो इसी प्रकार चटनी म्यूजिक, जो भारतीय लोग वहां पहुंचे और जो पहले से ही वहां पर थे, वो जो कल्चर था उससे भारतीय संगीत और वहां का जो लोकल अफ्रीकन कल्चर था उनके साथ मिलकर त्रिनिदाद और गुयाना, ये दो स्थानों के नाम आए हैं, त्रिनिदाद और गुयाना, जो अफ्रीकन कंट्रीज थे, वहां का जो लोकल म्यूजिक था उसके साथ भारतीय म्यूजिक मिलकर एक नया संगीत, एक नया म्यूजिक क्रिएट हो गया जिसको कहा गया चटनी म्यूजिक। तो ये जो तीनों उदाहरण आए हैं ये सांस्कृतिक समागम के नए नवीन स्वरूप हैं। दो अलग अलग संस्कृतियों के एक साथ मिलकर अपना पुराना स्वरूप तो समाप्त हो जाता है और कुछ नया सांस्कृतिक स्वरूप जो खड़ा हो जाता है, उसके उदाहरण हैं होसे का मेला, रास्ता फरियानवाद
और चटनी म्यूजिक, जो भारतीय श्रमिकों के अफ्रीकन क्षेत्रों में जाने के बाद वहां के कल्चर के साथ मिक्स होकर ये सारी चीजें नई खड़ी हुई हैं। हालांकि ये जो श्रमिक लोग थे ये वहां पर पहुंचे और 1921 के बाद में ये सारी जो दास व्यवस्था थी ये समाप्त हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे जो भारतीय मजदूरी के लिए उन अफ्रीकन क्षेत्रों में गए थे एग्रीमेंट के रूप में, गिरमिटिया मजदूरों के रूप में, वो लोग वहीं रह गए और उनकी जो पीढ़ियां हैं वो भारतीय मूल की तो थी लेकिन फिर वहीं के स्थानीय वो निवासी हो गए। जो लोग क्रिकेट के शौकीन हैं हम में से बच्चे वो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों के नाम जानते होंगे, राम नरेश सरवन, चंद्रपॉल, ये जो नाम है आपको भारतीय जैसे अनुभव होते हैं, वास्तव में ये भारतीय ही हैं क्योंकि इनकी जो पीढ़ियां थी, इनके जो पूर्वज थे, ये पूर्वज इन्हीं गिरमिटिया मजदूरों के रूप में त्रिनिदाद, गुयाना और अफ्रीकन कंट्रीज में पहुंचे थे और आज वो वहां की नेशनल क्रिकेट टीम के मेंबर हैं। तो ये भारतीय मूल के ही लोग हैं जिनके नाम अभी भी हमको भारतीयों जैसे नजर आते हैं। एक और, हालांकि अपनी किताब में ज्यादा उसका नाम आया नहीं, बहुत संक्षेप में आया, लेकिन हमको प्रश्न के रूप में इसको तैयार करना चाहिए। वी नायपॉल, वीएस नायपॉल, इनके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी आ सकती है। तो ये जो वीएस नायपॉल हैं ये अफ्रीका के ही एक बहुत बड़े उपन्यासकार हुए हैं। इनके पूर्वज भी वहां पर इसी प्रकार की इंडेंचर्ड लेबर, गिरमिटिया मजदूरों के रूप में अफ्रीका गए थे और ये वहीं पर बस गए। इन वीएस नायपॉल ने अपने शुरुआती उपन्यासों में जो भारतीय मजदूर अफ्रीका गए उनको किस प्रकार अपमान का सामना वहां करना पड़ा, किस प्रकार का कष्टपूर्ण जीवन उनको वहां जीना पड़ा, उसका सारा वर्णन वीएस नायपॉल ने अपने शुरुआती उपन्यासों में किया है। तो ये वीएस नायपॉल कौन थे? तो ये भारतीय मूल के ही एक अफ्रीकन उपन्यासकार हैं जिनके पूर्वज इस एग्रीमेंट के तहत जो लेबर गई थी, जो मजदूर गए थे अफ्रीका में, उन्हीं में से एक थे। और इन्होंने वहां भारत से गए श्रमिकों की जो व्यथाएं थी, उनको किस प्रकार अलगाव और अपमान का सामना वहां करना पड़ता था, उनकी कहानी अपने शुरुआती उपन्यासों में लिखी। वीएस नायपॉल। ये जो समय चल रहा था संपूर्ण दुनिया में व्यापार की बढ़ोतरी का और संपूर्ण दुनिया में एक देश के से दूसरे देशों के संबंधों के नजदीक आने का, एक देश के व्यापारी दूसरे देशों की व्यापार करने के लिए दूसरे देशों में पहुंच रहे थे। इस संपूर्ण समय में क्या भारत के भी व्यापारियों की कोई भूमिका थी? तो हाँ, हम यहां पर उनके बारे में चर्चा करेंगे। विदेशों में भारतीय उद्यमियों की भूमिका। मैंने जो सारे टॉपिक्स लिए हैं ब्लू कलर से, ये सारे वो ध्यानाकर्षण करने वाले बिंदु हैं जिनको हमको प्रश्नों की दृष्टि से और समझना चाहिए, तैयार करना चाहिए। तो ऐसा ही एक प्रश्न हम, भारतीय उद्यमियों की विदेशों में भूमिका, इस भूमंडलीकरण के युग में भारतीय उद्यमियों की क्या भूमिका थी उस समय। तो कुछ नाम आए हैं जिनके बारे में आप ध्यान कर लें। शिकारीपुरी श्रॉफ और नट्टकोट्टई चेट्टियार, इन लोगों के नाम आते हैं कि ये कौन थे, तो इनके बारे में ध्यान कर लीजिए। ये उस समय के भारतीय बैंकर थे। जो बड़े बड़े व्यापारी थे उनको तो लोन कोई भी दे देता था, लेकिन जो छोटे व्यापारी थे जिनको भी, क्योंकि ये जो समय था वो अब लोकल प्रोडक्शन का नहीं रहा था, किस प्रकार का प्रोडक्शन करना था, तो यहाँ एक शब्द लिखा है मैंने, निर्यातोन्मुखी खेती। निर्यातोन्मुखी खेती। दुनिया में खाद्यान्न की मांग बढ़ रही थी, इंग्लैंड का पेट भरने के लिए अफ्रीका से खेती हो रही थी, अमेरिका से खेती हो रही थी, तो फिर भारत क्यों पीछे रहे? लेकिन भारत के साथ तो दिक्कत दूसरी थी। निर्यात के लायक खेती करने के लिए भारत के किसानों को, छोटे किसानों को सामर्थ्य उनका इतना नहीं था, उनको कोई कर्ज की व्यवस्था नहीं थी। तो इसलिए ये शिकारीपुरी श्रॉफ और नट्टकोट्टई चेट्टियार ऐसे लोकल बैंकर उस समय खड़े हुए जो क्या करते थे, इस निर्यातोन्मुखी खेती के लिए छोटे किसानों को कर्ज दिया करते थे। और कर्ज देने के लिए या तो ये अपनी खुद की जो जमा पूंजी होती थी उस जमा पूंजी में से कर्ज दे देते थे, या फिर जो यूरोपियन बैंक थे बड़े बड़े, उन बैंकों से ये पैसा खुद उधार लेते थे और उस उधार से फिर ये कर्ज दिया करते थे, ताकि निर्यात के लिए खेती, जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में सभी देशों को जो उत्पाद चाहिए खेती से, उनका प्रोडक्शन भारत में करवाकर ये उनको विदेश में बेच सके, इसके लिए ये बैंकर काम करते थे। तो इन शॉर्ट, शिकारीपुरी श्रॉफ और नट्टकोट्टई चेट्टियार उस समय के भारतीय बैंकर थे जो स्वयं की पूंजी को या फिर यूरोपियन बैंकों से पैसा लाकर भारत के छोटे किसानों को निर्यातोन्मुखी खेती
निर्यात के लायक खेती करने के लिए कर्ज दिया करते थे। शिकारीपुरी श्रॉफ और नट्टकोट्टई चेट्टियार। ऐसे ही एक और उदाहरण आता है, जो हैदराबादी सिंधी व्यापारी थे, वो भारत के बाहर लगभग सभी विदेशी जो बंदरगाह थे, बड़े बंदरगाह थे, उन बंदरगाहों पर उन्होंने 1860 के दशक तक आते आते बड़े बड़े देशों के बंदरगाहों पर अपने एम्पोरियम, आज की भाषा में कहें तो जो मॉल है जिसके अंदर अलग अलग प्रकार का सामान बिकने को तैयार रहता है, तो ऐसे जो हैदराबादी सिंधी व्यापारी थे, उन्होंने पूरे यूरोप के बड़े बड़े बंदरगाहों पर अपने बड़े बड़े एम्पोरियम खड़े किए, जिसके अंदर विदेशी और स्थानीय सभी प्रकार की जो वस्तुएं हैं वो बिकने के लिए तैयार रहती थी। इस प्रकार विदेशों में भारतीय उद्यमियों की एक बड़ी भूमिका उस समय बनने लगी थी। बहुत बड़ी तो नहीं कहते, लेकिन भारतीय व्यापारी भी, भारतीय उद्यमी भी और अंतर्राष्ट्रीय जगत में, विदेशों में अपने व्यापार को बढ़ाने की चेष्टा कर रहे थे। दो उदाहरण, शिकारीपुरी श्रॉफ और नट्टकोट्टई चेट्टियार, साथ ही साथ हैदराबादी सिंधी व्यापारियों का उदाहरण हमने इस बारे में लिया है। ब्रिटिश आर्थिक नीति और भारत का वस्त्र उद्योग का चौपट होना। अंग्रेजों ने जिस समय भारत में पदार्पण किया, उस समय भारत दुनिया में सोने की चिड़िया कहलाता था, और क्योंकि भारत के पास संपन्नता थी, इसलिए उस संपन्नता को लूटने के लिए व्यापारी बनकर अंग्रेज भारत में आए थे, और उन्होंने अपनी आर्थिक नीतियों के तहत भारत में लगभग सभी प्रकार के व्यापार को नष्ट कर डाला। जिस समय भारत में आए ब्रिटिशर्स, उस समय दुनिया के कुल व्यापार में भारत का 23% कॉन्ट्रीब्यूशन था। 23% ऑफ जीडीपी विश्व की वो भारत के पास में थी, यानी 23% व्यापार जो है वो भारत अकेला करता था। लेकिन जिस समय अंग्रेज भारत में आए, उन्होंने जो नीतियां यहां अपनाई, उसके तहत भारत की कृषि, भारत के उद्योग धंधे, भारत के लघु उद्योग सब कुछ तहस नहस हो गए, सब कुछ बर्बाद हो गए। उसका एक उदाहरण सूती वस्त्र उद्योग के रूप में इस किताब में आया है, जिस पर हम बात कर लें। प्रश्न के रूप में मैं बता रहा हूं आपको कि ब्रिटिश आर्थिक नीतियों ने भारत का वस्त्र उद्योग चौपट कर दिया, समाप्त कर दिया। इस बात को समझाइए। इसके लिए अगर आपके पास प्रश्न आता है तो हम बता सकते हैं। ब्रिटेन ने क्या की, ब्रिटेन में जो भारत का महीन बारीक कपास होता था वो बड़ी मात्रा में ब्रिटेन में जाता था, और ब्रिटेन के व्यापारियों ने जब वहां पर उनका उद्योग बढ़ने लगा तो वो खुद भी कपास का प्रोडक्शन करने लगे। तो ब्रिटेन ने भारत का जो कपास वहां पर आयात होता था, भारत से जो खरीदा जाता था ब्रिटेन में कपास, उसके ऊपर उन्होंने प्रतिबंध लगवा दिया। और प्रतिबंध लगाया जो लगाया, इंग्लैंड के अलावा दूसरे देशों में जो भारत का माल जाता था उसके ऊपर भी उन्होंने सीमा शुल्क लगा दिया, टैरिफ बढ़ा दिया। सीमा शुल्क बढ़ाने से जो भारत का माल बाहर बिकने के लिए जाता था उसकी कीमतें ज्यादा होने लगी, महंगे भारत के प्रोडक्ट होने लगे, और इसके कारण से दुनिया में भारतीय जो चीजें थी उसकी मांग कम हो गई। साथ ही साथ प्रतिस्पर्धा बढ़ गई भारत की। भारत के अंदर जो अधिकांश प्रोडक्शन होता था सूती कपड़े का, वो हाथ से होता था, चरखे के माध्यम से घर घर में लोग प्रोडक्शन करते थे, और उसके कारण से प्रोडक्शन कम होता था, और प्रोडक्शन छोटे लेवल पर होने के कारण से उसकी कीमतें अधिक होती थी। जबकि ब्रिटेन का जो कपड़ा था वो मिलों में बनता था और बड़ी संख्या में बनता था, इस कारण से उनकी जो कीमतें थी वो कम होती थी। तो एक तरफ तो उन्होंने सीमा शुल्क बढ़ा दिया, दूसरी तरफ भारत का जो कपड़ा था वो पहले ही महंगा पड़ता था, और इस सीमा शुल्क के बाद तो वह और ज्यादा महंगा हो गया, और इस दुनिया की जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा थी उस प्रतिस्पर्धा में हमारा कपड़ा दुनिया से, दुनिया के मार्केट से, दुनिया के बाजार से बाहर होने लगा। और कितना हमको नुकसान हुआ इन सब कारणों से, उसका आप अनुमान लगाइए कि 1800 ईस्वी तक भारत का जो ये सूती कपड़ा है, दुनिया के अंदर जो कुल निर्यात होता था, उस कुल निर्यात में भारत का प्रतिशत 30% था। भारत के कुल निर्यात का 30% वो सूती कपड़ा होता था, जो कि 1870 तक आते आते केवल 3% रह गया। 30% केवल 3% हो गया, अर्थात इतना बड़ा एक घाटा भारत के सूती वस्त्र उद्योग को अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के कारण से झेलना पड़ा। अंग्रेज जब भी भारत के साथ व्यापार करता था, या ब्रिटिशर्स लोग भारत से जब व्यापार करते थे, तो वो अंग्रेज सरकार हमेशा व्यापार अधिशेष के रूप में रहती थी। व्यापार अधिशेष क्या होता था? तो
व्यापार अधिशेष का मतलब था अंग्रेज भारत से इसी प्रकार का व्यापार करते थे जिसमें हमेशा ब्रिटिशर्स जो लोग हैं वो तो हमेशा लाभ में ही रहे, प्रॉफिट में रहे, और भारत हमेशा घाटे में ही रहे। ये कैसे होता था? तो भारत के अंदर जो ब्रिटेन से बिकने के लिए जो सामान आता था वो औद्योगिक उत्पाद आते थे। भारत के अंदर ब्रिटेन के जो है औद्योगिक उत्पाद बिकने के लिए आया करते थे। ये फैक्ट्रियों में बने होते थे, बड़ी बड़ी उसके कारखानों में बने होते थे उत्पाद, इसलिए इनका मूल्य जो है अपेक्षाकृत लागत तो कम होती थी, लेकिन भारत में जो ब्रिटेन के उत्पाद बिकने के लिए आते थे वो बहुत बड़ी कीमत पर बिकते थे, यानी वो बहुत महंगे होते थे। जबकि भारत से इंग्लैंड कच्चा माल खरीदता था, वो उस कच्चे माल का बहुत कम माल, बहुत सस्ता उस कच्चे माल को भारत से खरीद लेता था। जैसे भारत की कपास को बहुत कच्चे माल में बहुत सस्ते पैसे पर वो खरीदता था और इंग्लैंड से कपड़ा बनाकर भारत में लाता था, उस कपड़े को बहुत महंगे दाम पर वो बेचता था। एक तो रॉ मटेरियल में भी प्रॉफिट हो गया उसको, और बनाकर वापस लाकर भारत के ही मार्केट में जब उसने बेचा तो उसमें भी प्रॉफिट हो गया। तो भारत के साथ किसी भी प्रकार का व्यापार करने की स्थिति में इंग्लैंड हमेशा व्यापार अधिशेष की स्थिति में रहता था, यानी कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट उनको होता था। ठीक है ना? ये व्यापार अधिशेष यानी कि भारत के साथ व्यापार करने पर जो पैसा उसको अतिरिक्त बचता था, जो मुनाफा वो भारत में कमाता था, उस मुनाफे का उपयोग वो अपने होम चार्जेस यानी देसी खर्चों को पूरा करने में किया करता था। होम चार्जेस क्या है? ये भी एक संक्षिप्त प्रश्न हमारे सामने आ सकता है। होम चार्जेस जो हैं वो लोकल खर्चे थे जो इंग्लैंड की सरकार भारत में करती थी, अर्थात उनको अपने अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी रखने पड़ते थे। यहाँ के भी कुछ लोगों को नौकरी पर उनको रखना पड़ता था, उनको तनख्वाह देनी पड़ती थी। जो लोग रिटायर्ड होते थे उन रिटायर्ड लोगों को पेंशन, ये उनके परिवार के खर्चे, और जो अंग्रेज लोग यहाँ से अपने परिवारों के लिए जो चीजें भेजा करते थे उनके खर्चे, ये सारे खर्चे जो ब्रिटेन की सरकार को भारत में शासन चलाते समय करने होते थे, उन सब खर्चों को कहा गया होम चार्जेस। तो होम चार्जेस से आप क्या समझते हैं? ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में किए जाने वाले जो खर्चे थे उन खर्चों को होम चार्जेस या देशी खर्चे कहा गया। उन खर्चों की पूर्ति ब्रिटिश सरकार कहां से करती थी? तो उस व्यापार अधिशेष से, भारत के साथ व्यापार करने पर जो मुनाफा वो कमाती थी उसका उपयोग वो होम चार्जेस की पूर्ति में कर देती थी। एक और शब्द हमको यहां समझ लेना चाहिए इकोनॉमिक्स का, वो है बहुपक्षीय बंदोबस्त। बहुपक्षीय मतलब बहुत सारे। एक तो होता है एक पक्षीय, एक पक्षीय मतलब जहां एक ही पार्टी होती है, एक पक्ष। दूसरा होता है द्विपक्षीय, जहां दो लोग होते हैं, दो पार्टीज हो जाती हैं, उसको द्विपक्षीय कहते हैं। और बहुपक्षीय अर्थात दो से अधिक जहां होती है तो वो बहुपक्षीय होती है। और बंदोबस्त मतलब एडजस्टमेंट। तो यह बहुपक्षीय बंदोबस्त अर्थशास्त्र में किसे कहा जाता है? तो एक देश के मुकाबले दूसरे देश को होने वाले घाटे की भरपाई किसी तीसरे देश से मुनाफा कमाकर कर लेना, इसे कहते हैं बहुपक्षीय बंदोबस्त। अर्थात एक देश से घाटा हुआ तो दूसरा देश क्या करता है? किसी तीसरे देश से, इससे घाटा हुआ तो तीसरे देश से और मुनाफा कमाकर उस घाटे की भरपाई कर लेना। एक देश से हुए घाटे की भरपाई ये दूसरा देश तीसरे देश से मुनाफा कमाकर कर लेता है। ये जो स्थिति है इसे कहा गया है बहुपक्षीय बंदोबस्त। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में इस अध्याय के अगले भाग में। नोट्स प्राप्ति के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। तब तक के लिए नमस्कार।